हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल क्षार और लवण। तो इसी चैप्टर को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो एसिड के बारे में हमने जान लिया था कि एसिड क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, लिटमस पेपर पर इनका क्या प्रभाव होता है। एसिड के कुछ एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी हमने देख लिया था। जैसे कि इनमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे कि चींटी का डंक है। तो चींटी के डंक में पाई जाती है फॉर्मिक एसिड यानी कि फॉर्मिक अम्ल। बात करते हैं टैमरिंड यानी कि इमली की, तो इमली में पाई जाती है बच्चों टार्ट्रिक एसिड। ठीक, तो कुछ इंपॉर्टेंट एसिड जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस है, लेमन है, तो इनमें पाई जाती है सिट्रिक एसिड। बात करते हैं बेस की, तो बेस भी हमने पढ़ लिया था। बेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। और लिटमस पेपर पर बेस का क्या प्रभाव पड़ता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक, चलिए, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने बेसिस के कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। फिर बच्चों हमने बात की थी न्यूट्रल सब्सटेंसेस यानी कि उदासीन पदार्थ की। उदासीन पदार्थ क्या होते हैं, ठीक, और लिटमस पेपर पर क्या इनका कोई प्रभाव पड़ता है या प्रभाव नहीं पड़ता है। और इनका ये जो न्यूट्रल सब्सटेंस है यानी कि उदासीन पदार्थ है, तो ना तो ये क्या है बेसिक है ना ही एसिडिक है, इसीलिए उदासीन है। यानी कि अगर हम स्वाद की बात करें तो ना तो ये खट्टे हैं ना ही कड़वे हैं। चलिए, फिर लास्ट लेक्चर में बच्चों इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर हमने एक अपना इंडिकेटर जो कि लिटमस है उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया था। तो इंडिकेटर जो है उनका काम क्या है, क्यों हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, क्या उनसे होता है और कैसे उनका उपयोग किया जाता है। तो लिटमस का उपयोग किया जाता है किसी भी पदार्थ की यानी कि किसी भी सब्सटेंस के नेचर को जानने के लिए, उसकी प्रकृति को जानने के लिए, कि वो अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है या हो सकता है वो उदासीन प्रकृति का हो। ठीक है, तो कौन सा सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टी है यानी कि क्या नेचर है ये हम जानते हैं इंडिकेटर्स की मदद से। ठीक, अब इंडिकेटर कैसे हमें बताते हैं, अपने रंग में परिवर्तन करके ये हमें बताते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अलग अलग इंडिकेटर्स की बात हमने कर ली थी। जैसे कि पहला था हमारा लिटमस। अब लिटमस क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। अब लिटमस करता क्या है, लिटमस का क्या प्रभाव होता है एसिड पर और क्या प्रभाव होता है बेस पर, ये हमने देख लिया था। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर से कि एसिड पर, एसिड में जो लिटमस है वो क्या करता है, नीले से लाल में परिवर्तित हो जाता है। वहीं अगर हम बेस की बात करें तो बेस में जो 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 हमारा लिटमस है वो क्या हो जाता है, वो लाल से नीला हो जाता है। ठीक, और अगर हम किसी न्यूट्रल सब्सटेंस की बात करें यानी कि कोई उदासीन पदार्थ की बात करें, तो वो बच्चों उसमें जो है रेड और ब्लू लिटमस पेपर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जो ब्लू लिटमस पेपर है वो ब्लू ही रहता है, जो रेड है वो रेड ही रहता है। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स की बात की थी, आप देख सकते हैं। फिर हम बात कर रहे थे टर्मरिक यानी कि हल्दी के सूचक की। ठीक, अब हल्दी भी क्या है, एक प्रकार का सूचक है। हल्दी भी क्या है, एक प्रकार का सूचक है। अब हल्दी को सूचक बनाएंगे कैसे, अब मतलब हल्दी की कैसे हम हल्दी से जो है हल्दी का सूचक बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक बोल हमने लिया, उसमें हल्दी डाली, पानी डाला, उसका एक पेस्ट बनाया और एक ब्लॉटिंग पेपर लिया यानी कि एक शाही शोकता पत्र हमने लिया और उस पेपर पर हमने हल्दी लगा दी। तो ऐसे तैयार हो गया हमारा हल्दी का सूचक। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं टर्मरिक का क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो टर्मरिक है जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, तो इसका एसिड पर और बेस पर और न्यूट्रल सब्सटेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए, तो अपने लास्ट लेक्चर में शर्ट वाले एग्जांपल से हमने समझा था, है ना, शर्ट वाला एग्जांपल हमने देखा था। चलिए, तो अब देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर हमने कोई बीकर लिया और बीकर में डाला है नींबू का रस, नींबू का रस हमने डाला है।
ठीक है। और इसमें बच्चों हम डाल देंगे अपना हल्दी का इंडिकेटर या हल्दी का सूचक। अब इसमें हमने अपना डाल दिया है टर्मरिक इंडिकेटर या हल्दी का सूचक। अब हमें चेक करना है कि ये जो नींबू का रस हमने लिया है इस पर हल्दी के सूचक का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, हल्दी का सूचक जो है वो अपने रंग में कुछ चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, तो जैसे हम देखेंगे कुछ टाइम बाद जब हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, जो हल्दी का सूचक है वो पहले कैसे रंग का था, पीले रंग का था, पीला उसका रंग था। और अब इस सॉल्यूशन में डालने के बाद भी उसका रंग कैसा है, पीला ही है। क्या है, रंग जो है पीला ही है, यानी कि रंग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम समझते हैं कि जो ये हमारे पास सॉल्यूशन हमने लिया, कौन सा सॉल्यूशन, ये नींबू के रस का जो सॉल्यूशन हमने लिया, तो यानी कि ये कैसा होगा, या तो ये अम्लीय होगा या ये उदासीन होगा। ठीक, अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हमने सेम क्या लिया, एक बीकर लिया। ठीक, बीकर में बच्चों हमने डाला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, दूध या मैग्नीशिया हमने डाला यहाँ पर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमने डाला। ठीक है, अब इसमें डाल दिया हमने हल्दी का सूचक। ये जो पट्टी है, स्ट्रिप है, यानी कि ये हमने यहाँ पर डाल दी। अब ये डालने पर हमने क्या देखा कि ये जो पट्टी है, पहले इसका रंग क्या था, पीला था, येलो था, यानी कि हल्दी वाला इसका कलर था। अब इसका रंग हो चुका है लाल। रंग कैसे हो गया है, लाल हो गया। यानी कि ये क्या है बच्चों, ये एक बेस है। ये जो सॉल्यूशन हमें मिला है, ये सॉल्यूशन क्या है, ये एक क्षारीय विलयन है। ठीक, तो यहां से हम क्या समझते हैं कि जो एसिड है, जो अम्ल है, अम्ल में जो है हल्दी का जो सूचक है उसका कोई भी रंग में परिवर्तन नहीं आएगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, नो चेंज हम यहाँ पर लिख लेंगे। और अगर बात करते हैं क्षार की, तो क्षार में जो है इसके रंग में परिवर्तन आएगा, ये हो जाएगा लाल। और अगर हम बात करते हैं उदासीन की, इसमें भी परिवर्तन आएगा और ये सॉरी, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए, ये एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये टेबल आपको नोट कर लेनी है। चलिए, तो यहाँ पर काफी सारे एग्जांपल्स हमें दिखे हैं। जैसे हम शुगर की बात करें, ठीक है, चीनी की बात करें, तो चीनी का हमने कोई सॉल्यूशन बनाया, कैसे बनाएंगे, पानी में चीनी को डाल देंगे, सॉल्यूशन हमारा तैयार है। अब इस सॉल्यूशन में डाल देंगे हल्दी का सूचक। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि क्या परिवर्तन आ रहा है सूचक में। ठीक है, चलिए, तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि यहाँ पर जो हल्दी का सूचक है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। अब कोई भी परिवर्तन नहीं आया, इसका क्या मतलब है, यानी कि बच्चों ये जो शुगर है या तो ये एसिडिक होगा या तो न्यूट्रल होगा, यानी कि या तो अम्लीय होगा या तो उदासीन होगा। सिंपल। चलिए, तो इस तरीके से हम आसानी से हल्दी के सूचक की मदद से जान सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है, कौन सा उदासीन है। सबसे अच्छे से हम क्षार के बारे में जान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरा कलर चेंज हो जाता है। ये क्या कर लेता है, इसको रेड कलर में चेंज कर लेता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल की भी बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि जैसे व्हाइट शर्ट है उस पर अगर हल्दी का दाग लग जाता है तो जब हम उसे किसी डिटर्जेंट के सॉल्यूशन में या साबुन के सॉल्यूशन में डुबाते हैं या कोई साबुन उस पर लगाते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, वो रंग जो है पीले से लाल होने लगता है। क्यों होता है, क्योंकि जो साबुन है और डिटर्जेंट है उसमें प्रेजेंट होता है बेस। ठीक है, तो बेस क्या कर देता है, उस रंग को, पीले को क्या कर लेता है, लाल में परिवर्तित कर देता है। और जैसे ही हम उस शर्ट को वॉश कर लेते हैं, पूरा धुल देते हैं, तो पूरा बेस जो है वो हट जाता है, वो वापस से येलो हो जाता है वो जो दाग है। ठीक है, चलिए, लेकिन बच्चों क्षार को तो ये अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेता है, कोई अगर क्षारीय सॉल्यूशन है उसको ये अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेगा। लेकिन कोई एसिडिक सॉल्यूशन या न्यूट्रल सॉल्यूशन
होगा, तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगी। हाँ, ये जरूर पता चल जाएगा कि जो सॉल्यूशन है या तो वो एसिडिक है या तो वो न्यूट्रल है, लेकिन हम उसे कंफर्म नहीं बता सकते कि ये एसिडिक है या न्यूट्रल है। लिटमस की हेल्प से हम कंफर्म बता सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन का नेचर क्या है। ठीक, चलिए तो टेबल आपको ध्यान से देख लेनी है। नेक्स्ट बात करते हैं चाइना रोज, यानी कि गुड़हल के पुष्प की। अब गुड़हल का पुष्प भी बच्चों एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, इसकी मदद से भी हम जो है किसी भी सॉल्यूशन का या किसी भी सब्सटेंस का नेचर बता सकते हैं कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। चलिए तो कैसे बताएंगे, कैसे हम इसका सूचक बनाएंगे। जैसे लिटमस का तो हमें पता है, लिटमस को तो लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वैसे ही हल्दी का हमें पता है कि इसका पेस्ट बना करके किसी ब्लॉटिंग पेपर पर इसको फैला करके सुखा दिया जाता है और स्ट्रिप्स में काट दिया जाता है। लेकिन चाइना रोज का इंडिकेटर कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए क्या हमें करना है, चाइना रोज की पंखुड़ियों को लेना है, इनको वार्म वाटर में यानी कि गुनगुने पानी में रखना है, और हम देखेंगे एक कलर्ड सॉल्यूशन हमें दिखेगा। ठीक है, एक कलर्ड सॉल्यूशन हमें मिलेगा। यही कलर्ड सॉल्यूशन क्या है, इंडिकेटर है हमारा। यही जो कलर सॉल्यूशन है ये क्या है, हमारा इंडिकेटर। जैसे कि ये हाईलाइटेड वाला हमें दिख रहा है तीनों टेस्ट ट्यूब में से, जो मिडिल वाली टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो ये क्या करेगा, एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में बताएगा। ठीक, चलिए तो कैसे बताएगा बच्चों, तो जब हम इसे किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे, किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे, तो ये हो जाएगा ग्रीन कलर का, जैसे कि हमें यहाँ पर टेस्ट ट्यूब नंबर 3 दिख रही है। और जब हम इसे किसी एसिड में डालेंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार से कुछ मजेंटा कलर का। ठीक है, और अगर हम इसे किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हैं तो यहाँ पर इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे लिटमस में हो रहा था कि एसिड में अलग कलर शो करता है, बेस में अलग कलर शो करता है, और न्यूट्रल में जो है ये कोई भी चेंज नहीं करता, उसी प्रकार से यहाँ पर भी थोड़ा सा सिमिलर है कि ये क्या करता है, बेस में ग्रीन कलर शो करता है, एसिड में मजेंटा कलर शो करता है, लेकिन जो न्यूट्रल सब्सटेंस है वहां पर ये कोई भी कलर चेंज नहीं करता, जो इसका अपना कलर है वो ही रहता है। ठीक है, तो इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे शैम्पू की बात कर लेते हैं। तो शैम्पू हमारे पास है, एक शैम्पू का हमने एक सॉल्यूशन लिया। अब ये जो सॉल्यूशन है इसका कलर कैसे होगा बच्चों, शैम्पू का शैम्पू, जो शैम्पू है हमारे पास ज्यादातर क्या होता है, थिक व्हाइट कलर का लिक्विड होता है। ठीक, उसको उसका अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, थोड़ा मिल्की होगा, यानी कि थोड़ा दूधिया दूधिया सा होगा। अब उसमें हम अपना इंडिकेटर डाल देंगे चाइना रोज वाला, तो इसका कलर अगर ग्रीन आता है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, बेस है। ठीक है, ग्रीन कलर आना यानी कि ये क्या है, बेस है। वही बात करते हैं लेमन जूस की, तो नींबू के रस की अगर बात करें, तो बच्चों नींबू के रस का जो कलर है वो होता है डर्टी व्हाइट, थोड़ा व्हाइटिश व्हाइटिश होता है लेकिन डर्टी व्हाइट होता है। ठीक है, हम पूरा उसको ट्रांसपेरेंट नहीं कह सकते। तो इसमें जब हम अपना इंडिकेटर डालते हैं, चाइना रोज इंडिकेटर, तो इसका कलर हो जाता है मजेंटा, जो हमें क्या शो करता है, क्या दर्शाता है, ये हमें बताता है कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, वो बच्चों एसिडिक नेचर का है। ठीक, अगर हम बात करते हैं शुगर सॉल्यूशन की, तो चीनी का सॉल्यूशन हमने लिया, तो ये चीनी का सॉल्यूशन है, इसका कलर कैसा है, ये हमारा पूरा कलरलेस है, यानी कि रंगहीन है, कोई भी रंग इसमें नहीं होता। ठीक, फिर हमने इसमें डाल दिया अपना इंडिकेटर, और इंडिकेटर के डालने पर इसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, तो अगर कोई भी परिवर्तन नहीं आया है यानी कि ये कैसा सॉल्यूशन है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो ये कलर्स आपको याद रखने हैं कि ये क्या करता है, अम्ल में और क्षार में क्या कलर देता है, अम्ल में ये देता है बच्चों मजेंटा कलर, अम्ल में ये देता है मजेंटा कलर, और क्षार में ये देता है ग्रीन कलर। और अगर हम किसी न्यूट्रल की बात करें,
न्यूट्रल में कोई भी चेंज नहीं होता। चलिए, तो ये बात हो गई चाइना रोज इंडिकेटर की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिटमस के बारे में बात की थी कि लिटमस कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और क्या ये हमें कलर शो करता है, कैसे ये हमें किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताता है। फिर हमने बच्चों बात की थी इसके बाद हल्दी के सूचक की, कि हल्दी का सूचक हम कैसे बनाते हैं और कैसे जो है ये हमें अलग अलग कलर शो करके किसी भी सॉल्यूशन के या किसी भी सब्सटेंस के नेचर के बारे में बताता है। बात करते हैं चाइना रोज इंडिकेटर की। तो चाइना रोज इंडिकेटर के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है कि कैसे चाइना रोज इंडिकेटर को, कैसे हम चाइना को रोज इंडिकेटर बनाते हैं। ठीक, कैसे जो है इसको हम यूज करते हैं और इसकी मदद से जानते हैं कि कौन से सॉल्यूशन का या कौन से सब्सटेंस का कैसा नेचर है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि चीनी गुलाब की पंखुड़ियों को गर्म पानी में रखकर उससे एक रंगीन घोल प्राप्त किया जाता है और इसी रंगीन घोल का उपयोग करके हम क्या करते हैं, पदार्थों के प्रकृति के बारे में जानते हैं। चलिए, बात करते हैं फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर की। अब ये इंडिकेटर एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो एसिड में कलरलेस हो जाता है बट टर्न्स पिंक टू रेड एज अ सॉल्यूशन बिकम एल्केलाइन। और जब कोई सॉल्यूशन हमारे पास एल्केलाइन बेसिक या जिसको हम क्षारीय बोलते हैं, तो जब कोई सॉल्यूशन हमारा क्षार होता है तो वहां पर ये जो है रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो ये जो फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर है बच्चों, सिंपल ये क्या करता है, अम्ल में रेड हो जाता है यानी कि लाल हो जाता है और सॉरी ये अम्ल में और क्षार में क्या करता है, देखो क्षार में तो ये क्या हो जाता है, रेड हो जाता है यानी कि लाल हो जाता है और अम्ल में ये कैसा होता है, कलरलेस यानी कि रंगहीन। एसिड में कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे इंडिकेटर्स को पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारे इंडिकेटर्स का। यहाँ पर हम सारे इंडिकेटर्स और उनसे रिलेटेड कलर्स लिखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिटमस, फिर हमने टर्मरिक पढ़ा, फिर हमने चाइना रोज पढ़ा, फिर हमने पढ़ा फिनोल्फथैलीन। चलिए, तो देखते हैं ये एसिड में और बेस में। और ए का मतलब है एसिड और बी का मतलब है बेस और एन का मतलब है न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ये एसिड में कलर देते हैं रेड, बेस में कलर देते हैं ब्लू और न्यूट्रल में कोई भी कलर ये नहीं देते। ठीक, यानी कि रेड रेड ही रहेगा, ब्लू ब्लू ही रहेगा। टर्मरिक की बात करते हैं तो ये एसिड में कोई कलर नहीं देते, नो चेंज आ जाएगा यहाँ पर। बेस में ये हो जाते हैं रेड और न्यूट्रल सॉल्यूशन पर भी नो चेंज यानी कि कोई कलर ये नहीं देते। चाइना रोज की बात करते हैं तो एसिड में, बेस में और न्यूट्रल सॉल्यूशन में। तो एसिड में बच्चों ये देते हैं मजेंटा, बेस में ये देते हैं ग्रीन और न्यूट्रल में नो चेंज। अगर फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर की बात करें तो एसिड में ये होते हैं कलरलेस, बेस में ये होते हैं रेड और न्यूट्रल तो नॉर्मल, जब ये न्यूट्रल रहेंगे तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है,
चलिए, तो अभी तक ये चारों इंडिकेटर हम पढ़ चुके हैं। कलर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। देखो कहीं पर एसिड रेड हो रहा है, कहीं पर बेस रेड हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पर कलर है, तो ये कलर आपको ध्यान रखने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन लिटमस से आ जाएगा, या आपने लिटमस पढ़ा है तो टर्मरिक से आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए, ये इंडिकेटर्स की बात हो गई। अब पीएच स्केल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक स्केल दिख रहा होगा कलरफुल सा, तो इस स्केल को कहा जाता है बच्चों पीएच स्केल। ठीक, चलिए, अब ये पीएच स्केल है क्या, ये क्या हमें बताता है, इसके बारे में जानते हैं। किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीय प्रकृति का माप उसके पीएच माप से निर्धारित किया जाता है। यानी कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये हमें उसके पीएच की वैल्यू से पता चलेगा। जैसे कोई सॉल्यूशन है, उसकी पीएच वैल्यू है 11, तो हम जानते हैं वो सॉल्यूशन कैसा है, एक एल्कलाइन सॉल्यूशन है। अगर कोई सॉल्यूशन है उसकी पीएच वैल्यू है 3, तो हम जानते हैं ये सॉल्यूशन कैसा है, एक एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पीएच वैल्यू से हमें पता चलेगा कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अब कैसे पता चलेगा, कैसे हमने बताया कि ये जो 11, 12, 13, 14 वाले हैं ये सारे एल्कलाइन हैं, या ये 0, 1, 2, 3, 4 वाले हैं ये सारे एसिडिक हैं, ये हमें कैसे पता चला। चलिए, तो ये हमें ऐसे पता चला, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो पीएच स्केल है, इसमें जो नंबर्स हैं 0 से लेके 14 तक है। ठीक है, जिसमें 1 से लेके 6 तक, यानी कि 0 से लेकर 6 तक जो है वो सारे कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। बाकी बचे जो 7 वाला है वो न्यूट्रल नेचर का होता है, और 8 से लेकर 14 वाले जो है वो सारे हमारे एल्कलाइन नेचर के होते हैं। ठीक, यानी कि जो एसिडिक जिसका नंबर 1 है, जिसका नंबर 1 है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, जिसका नंबर 14 है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, जिसका नंबर 7 है वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, यानी कि उदासीन होगा। तो जो हमने अभी तक सब्सटेंस पढ़े, चाहे वो हमने एसिडिक पढ़े या बेसिक पढ़े या न्यूट्रल सब्सटेंस पढ़े, उनको हम जो है इस स्केल की मदद से भी उनकी प्रकृति के बारे में बता सकते थे। ठीक है, पीएच मान आमतौर पर पीएच स्ट्रिप्स या घोल का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। तो ये पीएच स्ट्रिप्स या इसका जो घोल होता है उससे निर्धारित किया जाता है। तो ये जो पीएच स्केल है इसको आपको बना लेना है अपनी कॉपी पर। तो यहाँ पर जैसे हमने लेमन जूस की बात की, ठीक है, तो इसमें सिट्रिक एसिड होता है, तो देखो ये है नंबर 2 पर। ऑरेंज जूस की बात करें तो ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही ब्लैक कॉफी की अगर बात करें तो ये यहाँ पर आ रहा है। अगर टोमेटो जूस की बात करें तो हमने कहा था टोमेटोज में होता है ऑक्सैलिक एसिड, तो ये यहाँ पर आ रहा है 4 नंबर पर। ठीक, चलिए, मिल्क की बात करें तो मिल्क भी क्या होता है बच्चों, एसिडिक होता है, वो आ रहा है नंबर 6 पर। अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो वो आ रहा है नंबर 7 पर, यानी कि ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। चलिए, वही हमने जैसे बेकिंग सोडा देखा था, जो हमारे साबुन होते हैं उनकी बात की थी, अमोनिया की बात की थी, ब्लीच की बात की थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की थी। तो ये हमें जिस जिस कलर में दिख रहे हैं, जिस जिस नंबर पे दिख रहे हैं, यानी कि ये इतने ज्यादा एसिडिक या इतने ज्यादा एल्कलाइन नेचर के हैं। तो बच्चों, आज हमने सारे इंडिकेटर्स के बारे में बात की और साथ ही बात की पीएच स्केल के बारे में। तो इसको और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।